आप लोगों ने ज्ञापन ज़रूर दिया सर, लेकिन आप लोगों से ज़्यादा लड़ाई तो एमआईएम और पीस पार्टी के लोग धरना दे रहे थे। आज आप सत्ता में नहीं हैं तो आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक विरोधी है भाजपा। आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तो अल्पसंख्यकों के लिए क्या हुआ? अच्छा, क्यों नहीं हो पा रहा सर काम? जैसे सरकारें आती हैं तो काम के नाम पर ही आती हैं, उनका दावा होता है कि हम काम करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन फिर भी विकास के दावों पर आने वाली सरकारें विकास क्यों नहीं कर पाती? नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज और निहायत ही कर्मठ और जुझारू नेता से। आप 7 बार के एमएलए और 2 बार के विधानसभा अध्यक्ष। आपकी ख़ास बात यह है कि आप किसी भी तरह के विवादास्पद मुद्दों पर बिल्कुल नहीं बोलते और ना ही आप मीडिया में बने रहने के लिए कभी कोई विवादास्पद बयान देते हैं। आली जनाब माता प्रसाद पांडे जी, साबिक विधानसभा स्पीकर और अभी के विधायक। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, 2022 में आपको उम्मीद थी कि आप पूर्ण बहुमत में सत्ता में आएंगे। ऐसा तो हो नहीं सका। फिलहाल 2022 जा चुका है और लगभग साल भर पूरा होने को आ रहा है योगी जी की सरकार का। कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अब देखिए, ये भाजपा की सरकार जिस तरह से वादा की थी और लोगों को भ्रमित करके वोट प्राप्त किया था, उसमें एक भी काम पूरा नहीं किया और न एक भी वादा पूरा किया है। बेरोजगारी के बारे में बात होती है, रोज़ निकलता है इतने लोगों को रोज़गार दिया, इतने लोगों को रोज़गार दिया, लेकिन इस तरह से दिखता नहीं है कि बड़ी संख्या में लोग घूम रहे हैं। अब जहाँ तक आर्थिक मोर्चे की बात है, आप देख ही रहे हैं इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है जी, कि बाहर से इन्वेस्टर बुलाए जा रहे हैं, बाहर से उद्यमी बुलाए जा रहे हैं। उनको परsuade किया जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाएं। पिछली बार भी ऐसे किया था, लेकिन मैं नहीं जानता, कहीं दिखाई नहीं देता उद्योग। केवल एमयू होता है, एमयू के बाद वो कहाँ काम हो रहा है हम लोग जानना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को बताया भी नहीं जाता। दूसरी बात है कि इनका जो एजेंडा था कि लोगों को हम आगे ले जाने के लिए, चाहे वो शिक्षा का हो चाहे और सब हो, उसमें हम ऐसी बात करेंगे जिससे लोग आगे बढ़ सकें। लेकिन आज तक इन्होंने कुछ किया नहीं। केवल शिक्षा जगत में कुछ इन्होंने अध्यापकों की नियुक्ति, जो जिसका वांट निकाल के अखिलेश जी ने शुरू किया था, उसी के अध्यापकों की नियुक्ति की है। अभी प्राइमरी स्कूल में भी अध्यापकों की कमी है। उसकी नियुक्ति का मामला चल रहा है। जहाँ कहीं नियुक्ति होती हुई घोटाला हो जाता है, और जो परीक्षाएं ये कराते हैं अधिकांश में पेपर लीक हो जाता है, बाद में कैंसिल हो जाता है, तो उससे जो परीक्षार्थी होते हैं उनको काफ़ी कठिनाई होती है। हाँ, उनका नुकसान होता है काफ़ी। हाँ, वही काफ़ी नुकसान होता है। जहाँ तक प्रदेश के किसानों की बात है, किसान तो सबसे ज़्यादा गायों से परेशान है। अभी रोज़ मेरे पास 100-200 लोग आते हैं, हमारे गांव में गाय चल रही है, उसको कहीं करिए, और उस गायों का इन्होंने कोई प्रबंध नहीं किया। हमें बताया गया कि 72 गौशाला यहाँ हमारे ज़िले में बना है, और पिछले असेंबली में जब मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया था 15 करोड़ 52 लाख रुपया उसको दिया गया। मैंने पूछा भाई भूसा किसको दिया था, ठेका किसको दिया था, तो बता नहीं रहे थे किसको, क्योंकि आप जब भूसा तैयार नहीं होता है गांव में, लोग अपने ज़रूरत भर को बनाते हैं, तो कहाँ से भूसा आएगा? किसी के पास सरप्लस तो है नहीं, और सब बनाते भी नहीं हैं। ये पशु मर रहे हैं, चारागाह तो है नहीं। अब उसी में क्या करते हैं, ये
जहाँ रख देते हैं, जहाँ पशुओं को, हम अपने यहाँ की बात बता रहे हैं, हमारे यहाँ एक भी पशु उसमें नहीं है। योगी जी या मोदी जी की सरकार का कहना ये है कि किसान हमसे परेशान नहीं है, हम उसे किसान मानधन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तो ये किसानों के जीवन शैली को, उनके स्तर को ऊंचा कर रहा है। देखिए ऐसा है, जितना उसको देते हैं उससे ज़्यादा ले लेते हैं। खेती आजकल बैलों से कर नहीं रहे हैं लोग, ट्रैक्टर से कर रहे हैं। जी पानी चला रहे हैं पंपिंग सेट से, बोरिंग से, तो उसमें डीजल लगता है। जी तो डीजल का दाम आपने बढ़ा दिया और खाद का दाम आपने बढ़ा दिया, तो जितना आपने दिया उससे ज़्यादा तो ले लिया। दिया क्या? मतलब एक तरफ से जब दे रहे हैं बचा तो क्या, दूसरी तरफ से बचा ले क्या? रहे हैं। अब आपने गेहूँ धान का दाम बढ़ा दिया, लेकिन अब हमें तो नहीं लगता धान जितने पैमाने पर धान का दाम जो सपोर्ट प्राइस है, जितना बढ़ाया गया है, उस पर सब लोग बेच पा रहे हैं। कोई व्यक्ति उस दाम पर बेच ही नहीं पा रहा। अगर कोई ले भी जाता तो उसको 100-200 रुपया कम करके, मतलब इसमें भी काला बाजारी चल रही है। काला बाजारी कहिए या ये कहिए कि वो उचित मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, ये भी कोई न कोई बहाना बना के 100-200 रुपया उसमें से काटते हैं। सर, आपने विधानसभा में सवाल की बात की, आपके द्वारा एक क्वेश्चन लगाया गया था विधानसभा में और सरकार ने माना भी कि हाँ यहाँ गलती हुई है, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आपका कहना ठीक है, कार्रवाई करना इन अफसरों का काम है। जी मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया वहाँ गलती हुई है। जी अब वो उसमें क्या कार्रवाई किए, अब विधानसभा चलेगी तो पूछेंगे। हमको लगता है कि ये लोग कुछ नहीं किए होंगे। एक ये सरकार खाद्यान्न घोटाले में जितना ठोस कार्रवाई करनी चाहिए नहीं करती है। अब वो एक गांव है मानादेवी, जी वहाँ 75 आदमियों ने, छोटा सा गांव है, अफिडेविट लगा के दिया कि नहीं देता है, बेच देता है, कोटेदार। और उसके बाद जांच हुई और हमें बताया गया कि 10,000 रुपया जुर्माना कर दिया गया, इसको चेतावनी दे दी। देखिए ये जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं, इनको कहीं न कहीं से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और राजनीतिक संरक्षण जब रहेगा तब कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अच्छा, क्यों नहीं हो पा रहा सर काम? जैसे सरकारें आती हैं तो काम के नाम पर ही आती हैं, उनका दावा होता है कि हम काम करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन फिर भी विकास के दावों पर आने वाली सरकारें विकास क्यों नहीं कर पाती हैं? देखिए, विकास इसलिए नहीं पूरा हो पाता है क्योंकि वो उनकी सही ढंग से इच्छा शक्ति नहीं रहती है। कुछ तो कर्मचारियों का वो रहता है अपना, कुछ सरकार की इच्छा शक्ति नहीं रहती है। बना दिया चलो। अब इस समय सबसे ज़्यादा जो हमारे सूबे में हड़कंप मचा है वो बुलडोजर का, जी गैंगस्टर एक्ट का। गैंगस्टर एक्ट जब बना था तो उस समय मैं था असेंबली में जी और मैंने उसका जम के विरोध भी किया था। उसमें उसका सहारा लेके ये सीधे साधे लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। ठीक है, जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, जिनसे समाज भयभीत है, उनके खिलाफ तो जितना कार्रवाई करो। अब थानेदार लोग छोटे छोटे लोगों पर भी गैंगस्टर लगा देते हैं, जबकि वो गैंगस्टर चलता नहीं है। पूछो क्यों लगा दिया, तो इसलिए लगा दिया, दो आदमियों में झगड़ा हुआ, एक का 325 लिख दिया, एक का 324 कर दिया, और एक पर गैंगस्टर लगा दिया, इसलिए कि ये जेल में रहेगा लंबे समय तक, जमानत नहीं होगी, बस इतने होता है। इसमें भी अधिकांश जो है अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ होता है। अधिकांश अल्पसंख्यक के खिलाफ होता है। इस सरकार की मानसिकता ही अल्पसंख्यक विरोधी है और इस पार्टी की बुनियाद ही अल्पसंख्यक विरोध पर है। सर, आपने कहा कि इस पार्टी की मानसिकता ही अल्पसंख्यक विरोध पर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि
4 बार समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है। हाँ, आज आप सत्ता में नहीं हैं तो आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक विरोधी है भाजपा। हाँ। आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तो अल्पसंख्यकों के लिए क्या हुआ? देखिए, हमने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ किया था। हम लोगों ने अल्पसंख्यकों का अलग अलग कर दिया था, ठेकेदारी में उनका परसेंटेज कर दिया था। हमने पेंशन जो मिलती थी उसमें उनका अलग परसेंटेज मतलब आप कह रहे हैं कि आपने एक तरह से रिजर्वेशन लागू कर एक दिया। तरह से कि उनको जैसे गांव में हमने गांव अलग कर दिए थे। इस गांव में कितने मुस्लिम गांव हैं तो इसमें कितने मुस्लिम होंगे, कितने हिंदू होंगे, किसको कितना मिलेगा। मतलब तो ये नहीं था कि उनके साथ कोई अन्याय कर पाता था। मतलब आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमने एक तरह से दूसरी आरक्षित कर बात, दिया था। हमारे समय हम लोगों के समय में अल्पसंख्यक स्कूलों को मान्यता दी गई, उनको ग्रांट दिया गया, उसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया गया। उर्दू भाषा के 2 भाषी नियुक्त किए गए, उर्दू अध्यापक नियुक्त किए गए। तो उर्दू सबसे ज़्यादा कौन पढ़ता है? नहीं, ये बात ठीक है सर कि मतलब आपके दौर में कुछ काम तो हुआ, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले चलूँ आपको तो सन 2012 के इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने वादा किया था कि अगर हम सरकार में आए तो हम 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। मगर अखिलेश यादव सत्ता में आए, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और वो देखिए, ऐसा तो मुझे याद नहीं है कि 18% रिजर्वेशन सर किया टाइम्स हो, ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है सर। लेकिन सुनिए, उनको हर मामले में प्राथमिकता दी गई। और आप जानते हो, हम लोगों के ऊपर ही तो आरोप लगता है कि हम लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। इससे आपको नहीं लगता? अरे नहीं सर, ये तो सब पे लगता है। सब ये पे तो नहीं सब पे लगता, लगता है, सब कांग्रेस पे नहीं भी लगता है, लगता। सपा पे भी लगता है, बसपा पे भी लगता है। देखिए, सपा को, कांग्रेस को समय में, जब कांग्रेस शुरुआती दौर में थी तो इस प्रकार का बड़ा भेदभाव नहीं था। तब जनसंघ का उदय इतना नहीं हुआ था। भेदभाव समाज में तो पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक एक गांव में, एक एक घर में, एक एक परिवार में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो भेदभाव जैसी मानसिकता नहीं रखती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, काफ़ी दिन पहले की बात है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल से। मतलब मुस्लिम नाम से ही परहेज़ क्यों? क्या मुस्लिम नाम से क्या परहेज? नहीं, वो तो है मुस्लिम ऐसा तो यूनिवर्सिटी नहीं, ना सर। ऐसा नहीं, मैं नहीं जानता। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जिस चीज़ को मैं नहीं जानता उसमें कैसे बता। ठीक सर, 2017 में जब योगी जी की सरकार आई तो लगातार आज़म खान के ऊपर मुकदमे लिखे जाने लगे और आपने अभी पिछले विंटर सेशन में इसकी मुखालफत भी की कि मतलब ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आज़म खान साहब जेल में होते हैं तब तक समाजवादी का कोई नेता उनकी हिमायत में नहीं बोलता है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी नहीं बोलते हैं। एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि आज़म खान का पूरा घर परिवार जेल में है, आप क्यों नहीं कुछ बोलते? उन्होंने कहा कि आप छोटे पत्रकार हो। देखो, मैं खुद उनसे मिलने गया और मिल करके हमने उनसे संवेदनाएं प्रकट की, उनकी जो उनके साथ ज्यादती हो रही थी। 2 बार इसके बाद इन्होंने मिलना बंद करा दिया कि आप परमिशन लेके जाइए। परमिशन नहीं देते थे, कहते थे कोरोना फैला है, ये फैला है, वो फैला है, और मिलने नहीं थे। दूसरी बात, हम लोगों ने खुद ही ज्ञापन दिया था और मीटिंग करके अपने जिले में। आप उस समय कहाँ थे? नहीं, मैं यही था सर। हाँ, तो हम लोगों ने ज्ञापन नहीं दिया था? आप लोगों ने ज्ञापन ज़रूर दिया सर, लेकिन आप लोगों से ज़्यादा लड़ाई तो MIM और पीस पार्टी के लोग धरना दे रहे थे। आपके पार्टी के नेता थे, उसके लिए कोई दूसरी पार्टी का नेता क्यों लड़े? नहीं नहीं नहीं, हम लोग लड़े हैं ऐसा नहीं। उनसे अगर हम लोग लड़े ना होते तो हम लोगों के साथ वो उनको, हम लोग खूब लड़े हैं उनके लिए। कोर्ट कचहरी का मामला था तो कोर्ट कचहरी के मामले में हम कर ही क्या सकते थे? ठीक सर, ठीक सर। अभी जब पिछले उपचुनाव हुए उसमें आपने भी बड़ा मतलब योगदान दिया, सपा के लिए बहुत कुछ किया। सबसे पहले तो रामपुर की असेंबली सीट हारते हैं आप। वो हारते हैं कि हराए जाते हैं? नहीं सर, उसमें दरअसल मैं इसलिए कह रहा था कि
सुश्री मायावती जी का एक बयान आया था कि आपकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी और भाजपा के दरमियान कोई जुगलबंदी चल रही है, जानबूझ करके आप लोग जो है आजम खान साहब को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये इल्ज़ाम मायावती जी का है। अब मायावती जी का इल्ज़ाम हम नकारते हैं, उसको स्वीकारते नहीं। और भाजपा को अगर किसी से ज़्यादा खतरा है जी, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी से ही, समाजवादी पार्टी से। क्योंकि आपको एहसास है कि नहीं, समाजवादी भाजपा की सरकार को हम ही लोगों ने दिल्ली में गिरा दिया था। आप जानते हैं ना, वो उनके जब चुनाव हुआ 2004 का पार्लियामेंट का, तो उनके यहाँ 52-53 के करीब जो भी हो एमपी थे। 2004 में हम 40 आए और उनको 9 पर पहुंचा दिया। जी तो जब 9 पर पहुंच गए उनकी सरकार गिर गई। और आज भी मैं कह रहा हूँ, जी उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा को कोई हराएगा तो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी जब उनकी सीटें यहाँ छीन लेगी तो दिल्ली से अपने आप हट जाएंगे। नहीं सर, एक चीज़ है, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ही भाजपा को हरा सकती है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि साल 2012 में आप सत्ता में रहते हुए भी चुनाव हार जाते हैं, और साल 2017 में आप सत्ता में रहते हुए भी चुनाव हार जाते हैं। साल 2014 में भी आपके पास मात्र पार्लियामेंट की 7 सीटें आती हैं, और साल 2019 में वो सीटें घट करके मात्र 5 बचती हैं। और साल 2022 में भी आप इलेक्शन हार जाते हैं, और आप कहते हैं भाजपा को हराएंगे। नहीं, ऐसा है, 2014 में इन्होंने भरमाया लोगों को, तो उससे सीधी साधी जनता भ्रम में पड़ गई। 2019 में जो 2019 में हुआ, हम लोग लड़े, हमारा परसेंटेज कितना बढ़ गया आपको पता है। 2022 में हम 2012 में 29% पर सरकार बनाए थे, और 2022 में हम 36% वोट पाए हैं। तो उसमें हम जो है पाकर के हारे हैं 88, जिसमें 88% वोट मुस्लिमों का बताया जाता है। हाँ, मुस्लिम तो बड़ी संख्या में वोट दिए। तो मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर आपका बेस वोट जो ओबीसी और अहीर बिरादरी का है, अगर वो आपके साथ नहीं है, तो आप सिर्फ मुस्लिमों के वोट पर कैसे भाजपा को हराएंगे? ये जितने लोग जीते हैं जी, कहीं मुस्लिम सिवाय 2-1 जिलों को छोड़कर जी, अकेले किसी को जिताने भर को नहीं है। सही है ये बात, एक विधानसभा में कहीं नहीं जिताने भर को। सही है ये हमारे बगल में सैयदा जीती है जी, 30,000 हिंदुओं ने उन्हें वोट दिया तो वो जीती। जी, और हमारे यहाँ तो मुस्लिम कम है, हमारे मुस्लिम कई कैंडिडेट थे वो भी वोट ले गए हैं। अगर हिंदू न देता तो मुसलमान तो दिया, इसमें दो राय नहीं। मुसलमानों को हमें जिताने में बड़ा योगदान है, लेकिन अगर हिंदू नहीं देता तो नहीं जीता पाता। ठीक। मैं गया था सतीश द्विवेदी के यहाँ, उनका इंटरव्यू मैंने लिया अभी जल्दी ही। उन्होंने कहा, आपकी इस जीत पर कमेंट था उनका कि इटवा विधानसभा के लोग विकास पर वोट नहीं करते। खासकर उन्होंने मुस्लिमों को जो है निशाना साधा कि विकास पर वोट नहीं करते। 6 बार के जीते हुए माता प्रसाद पांडे जी ने इटवा के लिए कुछ नहीं किया, अब 7वीं बार जिता करके आप क्या कर लेंगे? अब आप उनसे पूछते कि तुम्हारे गांव की सड़क कौन बनाया, तुम्हारे गांव में जूनियर हाई स्कूल कौन बनाया, बिजली पहुंच पाना उन्हीं के गांव का जी, और इस गांव में हमने कुछ नहीं किया होता तो हमको कैसे वोट मिलता। आप किसी गांव में चले जाइए, हमने जितनी सड़कें, कोई गांव ऐसा जो नहीं है जो सड़क से छूता हो, बिजली से छूता हो। बड़े गांव में मैंने 2-2 प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल बनवा दिए। ये जो सड़कें हम बनवा के 5 साल में टूट गई, एक रिपेयर तक नहीं करा पाए। एक भी बड़ी सड़क बता दें जो उन्होंने बनाई हो। बेसिकली उनका यह कहना था कि आपकी जो जीत है, हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर है कि भाजपा हराओ मुहिम के तहत मुस्लिम समुदाय ने आपको वोट दिया, इसलिए आप जो है इस इलेक्शन में जीत कर आए, अदरवाइज आप अपने विकास कार्यों की बुनियाद पर नहीं आए। अच्छा, हम अगर विकास कार्य की बुनियाद पर नहीं आए तो आज पहली बार जीते हैं। नहीं, ये बात तो सही है। आप साथ हमें बताओ, 2012 में हम जीते ना। जी, भाजपा इनके सबसे बड़े नेता, इनके बहुत बड़े नेता थे,
जेपी तिवारी जेपी जी, तिवारी उनसे जी। बड़ा नेता कोई था इस जिले में तब भाजपा का? नहीं था, वो सही। हमसे हारे, उनकी जमानत जब्त हो गई। जी इसके पहले 2002 में भाजपा से जो हरिशंकर सिंह बड़े नेता थे, हमसे लड़े, जी उनकी जमानत जब्त हो गई। जी तो क्या हमारे बिना किसी खूबी के जब्त हो गई उनकी? उसमें मुसलमान तो मेरे साथ बड़ी संख्या में नहीं थे। हाँ देखिए 2012 में मुसलमान बड़ी संख्या में नहीं थे, 2000 उसमें 2002 में मुसलमान कुछ हमारे साथ आए, 2007 में भी, मानी मेजॉरिटी मुस्लिम जो है मुस्लिम कैंडिडेट के साथ रही। ये पहली बार है जो अब कि हमें ज़्यादा मिला, तो हम कैसे भाजपा खड़ा ले जाते थे, अब बताओ। अच्छा, बेसिकली सर एक चीज़, मतलब इस दौर में जो सियासत हो रही है, मेरे अपने मतलब मेरा जो अंदाज़ा मैं जो देख रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं देश हित से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट्स पे लड़ी देखिए जा रही ऐसा है, भाजपा का यही एजेंडा है। जी। भाजपा दूसरा कर क्या रही? नहीं तो अब आप वो पर भी इल्ज़ाम लगता है ना सर, जब आप सत्ता में होते हैं तो आप कुछ नहीं करते हैं, जब सत्ता में नहीं होते हैं तब आप कहते हैं मुस्लिमों के हर ऐसा काम। नहीं है, जी सत्ता में होते नहीं हैं, जी सत्ता में होते हैं तो काम होता है। बताओ ये 102 किसने चलाया था, 108 किसने चलाया नहीं, था? वो तो केंद्र सरकार की पॉलिसी थी ना ना सर। ना ना, पॉलिसी केंद्र सरकार की नहीं थी, पॉलिसी हमारी सरकार थी। ये 111-12 किसने चला था? केंद्र सरकार का है। नहीं, 100 किसका सौ था? सौ सौ तो ये 100 तो आपका था। अच्छा। दूसरी बात आप बताएं, हर गांव में 500-500 रुपया हम लोगों ने समाजवादी पेंशन। समाजवादी पेंशन दिया। ये जी कोई योजना नहीं थी, ये तो केवल 5 किलो गेहूं देते हैं पर परिवार ना। जी तो एक परिवार 5 किलो गेहूं एक महीने में, अगर 5 परिवार है तो 25 किलो हो गया। जी। तो क्या हमारे 500 से ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादा और कम की बात तो नहीं ये सर। नहीं, हमने योजनाएं चलाई, हमने संस्कृत स्कूलों को भी आगे बढ़ाया, जी उनको ग्रांट दिया, मकतबों को मदरसों को भी ग्रांट दिया, मदरसों की मान्यता देके मास्टरों को जो नाजिम के अधीन गिड़गिड़ाते रहते थे उनको एक अधिकार दिया, ये हमने नहीं किया। अच्छा सर, मदरसों की बात आपने की, एक सवाल पूछ लेते हैं आप। अभी योगी सरकार एक मतलब सर्कुलर जारी कर रही है कि मतलब उनका कहना ये है कि मदरसों का यूनिफॉर्म होना चाहिए, मौलाना लोग कोट पैंट पहनेंगे, इसकी मुखालफत नहीं हुई आपकी तरफ से? क्या? मदरसों के स्टूडेंट और मदरसों के जो टीचर हैं वो अपने धार्मिक लिबास में होते हैं, जो स्वाभाविक कुर्ता पाजामा होता है। अभी ये सरकार के चाह रही है कि इनको कोट पैंट टाई पहनाया जाए। अभी तो हम जानते नहीं, देखिए अभी आपको वो क्या क्या करेंगे। आप 2012 में विधानसभा अध्यक्ष बने और आपकी पार्टी 224 सीटों के साथ बहुमत में आई। आप पर एक इल्ज़ाम लगता है, आज मैं उस इल्ज़ाम का जो है मतलब सेटिस्फेक्शन चाहता हूँ कि उस वक्त आप लोगों ने समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में होते हुए भी उसके पास इतना बहुमत था कि कोई ख़तरा नहीं था बाहर से, फिर भी आप लोगों ने पीस पार्टी के 3 विधायकों को तोड़ लिया। ये आपके ऊपर इल्ज़ाम है। देखिए हम लोगों ने पीस पार्टी को तोड़ा नहीं, जी पीस पार्टी के नेता अपने तोड़े, वो हमारे पार्टी में आए भी आए भी नहीं। ये भी बता दें, कमाल साहब हमारे पार्टी में आए थे? नहीं आए। वो जो 3 नेता थे, एक तो थे, और ये तीनों जो है अपने बल पर जीत के आए थे। एक तो थे अखिलेश सिंह रायबरेली जी वाले, जी और एक हमारा मुरादाबाद का था, जी और एक कमाल साहब कमाल थे। साहब थे। ये इनसे वो लोग आपस में बैठक में संतुष्ट थे। जी तो सबसे पहले अखिलेश ने बिगुल बजाया जी कि हम इनको नेता नहीं मानेंगे। जी फिर 3 लोगों ने प्रस्ताव करके भेजा कि हम नेता को बदल दिए हैं, हम अखिलेश जी को नेता बना लिए हैं, अब ये नेता हमारे नहीं रहेंगे। मतलब ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। सुनिए मैं बता रहा हूँ, कुछ किस्सा जान लो नहीं तो जी कहोगे ये। तो ये इन लोगों ने उनको हटा दिया, ये उनको पार्टी से निकालने का और प्रस्ताव किए। ये कहे कि हमारे एजेंडे में है, हमारे जो बायलॉज या संविधान है उनका, उसमें जो है हमारे मीटिंग में 3 बार नहीं आएगा तो सदस्यता हमारे यहाँ से खारिज ख़त्म हो जाएगी। जी और उसी ग्राउंड पर इन्होंने हमारे यहाँ मूव किया कि इनकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाए। तो हमने कहा इससे सदस्यता नहीं ख़त्म होती, सदस्यता ख़त्म होती है विधानसभा के किसी
आपके हुइप का उल्लंघन पर, जी। तो उल्लंघन का, या इन्होंने पार्टी ज्वाइन की तो वो सभी बताओ, कहाँ पार्टी ज्वाइन की, किस पार्टी में गए, तो वो सब तो दे नहीं पाए, तो इनका पिटीशन होगा खारिज। ये फिर गए हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में वही पड़ा रहा, फिर चुनाव हो गया। मामले ख़त्म हो गया। हाँ। सर, राहुल गांधी 2024 को लेकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अब इसमें हमसे न पूछो, छोड़ो, जाने दो, हो गया बात। सर, 2024 को लेकर के आपकी अपनी पार्टी का क्या मकसद, अब क्या तैयारी है? 2024 में हमारी पार्टी अब बैठेंगे, रणनीति तैयार करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ हम अधिक से अधिक सीटें जीतें, जिससे भाजपा की सरकार बनने में बाधा पैदा हो। कोई एक आरज़ू इस पूरी उम्र में सियासी एतबार से जो रह गई हो, आप पूरी करना चाहते हो राजनीतिक तौर पर? आपकी कोई अपनी एक इच्छा जो राजनीतिक तौर पर अभी रह गई हो, जिसे आप देखिए, पूरा करना चाहते हो? हमें राजनीतिक तौर पर हमारी पार्टी ने और हमारे बड़े नेता मुलायम सिंह ने जी। हमको कोई इच्छा छोड़ी नहीं जिसको पूरा ना किया। मुझे इतने दिनों तक एमएलए बनवाया, मुझे 2 बार कैबिनेट का मिनिस्टर बनवाया, छोटा विभाग नहीं, बड़े बड़े विभाग का, लेबर मिनिस्टर, स्वास्थ्य विभाग, और फिर 2 बार हमको स्पीकर बनवाया। जी। तो हमारी राजनीतिक इच्छा सब उन्हीं के साथ पूरी हो गई। पूरी होगी, मज़ीद अब कोई इच्छा नहीं है। अब कोई इच्छा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए।